डॉक्टरी लाइन पसंद रही जहाँ राज। उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि 10 रुपये रोज की मजदूरी होती थी। उस मजदूर के पास अपना इलाज कराने के लिए 2 रुपया भी मध्य प्रदेश में इकलौता ऐसा विधायक चुन के आया जो सबकी जमानत जब्त करके जीतने वाला पहला व्यक्ति था। सर, देश की भी राजनीति देखी है, प्रदेश की भी राजनीति देखी है, और देश और प्रदेश की राजनीति में क्या अंतर आता है? आप देख रहे हैं 7 डे न्यूज। देश की राजनीति में पक्ष व विपक्ष के आपस में उलझाव चल रहे हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के नाम पर बातें कर रही है और विपक्ष उसको धर्म की राजनीति की बातें कर रहा है। इसी चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं बालाघाट से सांसद मेंबर डॉक्टर डाल सिंह बिसेन साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। बिसेन साहब, आपके आगे डॉक्टर लगा है जी। डॉक्टर और राजनीतिक दोनों ही सोशल सर्विस की हैं। आपको ज़्यादा जो सोशल वर्कर के तौर पे, आगू के तौर पे डॉक्टरी लाइन पसंद रही जहाँ राजनीति? देखिए, मेरा जो प्रारंभ है, चूँकि मैं आयुर्वेद चिकित्सक हूँ जी, ग्रेजुएट रायपुर से किया था 75 में। उसके बाद में आकर के मेरे इसी बरघाट विधानसभा सिवनी जिले के गंगीरवा ग्राम में मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की जी। पर चूँकि मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे कजिन ग्रैंडफादर जो थे वो विधायक हुआ करते थे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से जी, तो लगभग हमारा झुकाव पारिवारिक होने के नाते शुरू से एक तरह से कांग्रेस के विपक्ष का था। 62 में उनका झोपड़ी चुनाव जो होता था, मैं तब उनका काम करता था। 72 में मैं जब कॉलेज का था तब जनसंघ के रूप में मैं जिनके मकान में रायपुर में रहता था तो वहाँ काम करता। तो एक तरह से मैं जनसंघ के समय से भी, जब जिसको कहेंगे अच्छी अपनी होश में जब था पढ़ा कॉलेज वर्किंग में, तो उस समय मैंने जनसंघ का काम करते थे। 75 में आके प्रैक्टिस चालू की तो मैं उस समय पर जब देखता था कि गांव में चलने के लिए सड़कें नहीं है, स्कूल नहीं है, पीने का पानी नहीं है, सारी अनेक समस्याएं होती थी और मैं इनके बीच में इलाज करता था। उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि 10 रुपये रोज की मजदूरी होती थी। उस मजदूर के पास अपना इलाज कराने के लिए 2 रुपया भी नहीं होता था। मैं तब प्रयास करता था कि इनको कैसे संपन्न बने, कैसे धनी बने, इनका स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे। तो मैं उस समय पर इनको साग सब्जी लगाने का, इनकी आमदनी कैसे बढ़े उसकी चिंता करने का, उसमें पढ़ाई लिखाई होती थी तो फीस देने को पैसे नहीं होते। तो मैं कहता था नींबू लगाओ, ये लगा, इनको बेचोगे तो पैसे आएंगे तो आप अपने बच्चों को बढ़ा सकते हो। तो मैं एक तरह से समाज को जागृत करने का काम करता था। तो चूँकि मैं किसानों के बीच भी काम करता था, मैं 76 में पंचायत में पंच बन गया था। और पंच इसलिए बना था कि उस समय जनपद पंचायत के चुनाव जो होते थे अध्यक्ष के, वो पंच से होते थे जी। बाद में वो 77 में चेंज हो गया तो वो डायरेक्ट सरपंच के से चुनाव किया था उन्होंने, डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। तो मेरी रुचि शुरू से ही राजनीतिक रूप से भी रही, डॉक्टर होने के नाते काम करता था। और मैं मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी मैं 10 साल सदस्य रहा। आस्था सोसाइटी मेरे गाँव की थी, मैं मार्केटिंग सोसाइटी का 10 साल सदस्य रहा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि राजनीतिक रुचि में मैं काम करता था। व्यवसाय मेरा चिकित्सा था। तो एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था कि मैं जो भी मरीज आता था उसको सारी बातें समझाता करता था। और सब उन्हीं सब बातों को देख करके किसान संघ मेरे संपर्क में आया। उस समय चूँकि मैं ग्रामीण क्षेत्र में था तो संघ तो नहीं था, पर किसान संघ संपर्क में था और उन्होंने मुझे निकाला। तो पार्टी वालों को भी जानकारी दी। उस समय हमारे कृष्ण सूर्यवंशी जी हुआ करते थे, वो मेरे आते थे, अस्पताल में बैठते थे, हम किसानों की चर्चाएं करते थे। मैं साला विकास समिति का अध्यक्ष भी होता था। मेरे घर के सामने हायर सेकेंडरी स्कूल होता था। तो मैं सारी कमजोरियों को सब जानता था, क्या दिक्कत है। राजनीतिक मैंने पहले भी कहा कि पारिवारिक बेस था और इसके कारण पार्टी ने भी मुझे फिर सक्रिय राजनीति में आने के लिए मुझे पार्टी का पहले उपाध्यक्ष 84 में बनाया, फिर अध्यक्ष बना दिया। तो इस तरह से मैं पार्टी का भी काम करते रहा, अपनी प्रैक्टिस भी करते रहा। और 89 में प्रहलाद पटेल जो आज की तारीख में हमारे पंचायत राज मंत्री हैं, ये इनको पहली बार सिवनी लोकसभा का टिकट मिला। तो मैंने मंडल अध्यक्ष होते हुए पूरी विधानसभा में काम किया। 8000 वोट से विजयी हुए और 3 महीने बाद जब
1990 में विधानसभा का चुनाव हुआ, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, तो मैं उस समय पर सबकी जमानत, इवन मैंने जिनके खिलाफ लड़ा था वो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे मध्य प्रदेश शासन के, और उनके बेटे कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष होते थे। तो आप समझ सकते हैं कि 90 के दौर में कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष माने कितना पावरफुल कांग्रेस का समय होता था, और कांग्रेस की सरकार में कितना उनका दबदबा और एक दबाव चलता था। उस समय पर मैं मध्य प्रदेश में इकलौता ऐसा विधायक चुन के आया जो सबकी जमानत जब्त करके जीतने वाला पहला व्यक्ति था। सर, आपने बताया डिटेल में कि आप अध्यक्ष बने, एमएलए बने, आप 4 बार विधायक रहे और एक बार आपको कैबिनेट की मिनिस्ट्री करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मेरा ख्याल है आप स्टेट फाइनेंस के चेयरमैन भी रहे। सर, आप अभी आप पिछले 5 साल से सबसे बड़ी संसद लोकसभा के मेंबर हैं। सर, देश की भी राजनीति देखी है, प्रदेश की भी राजनीति देखी है, और देश और प्रदेश की राजनीति में क्या अंतर आपको दिखाई दिया? देखिए, देश और प्रदेश की राजनीति का यदि एक सी सरकार हो तो सरकार को काम करने का एक अच्छा रहता है, अंतर टकराव होता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार। देखिए, पहले भी कांग्रेस की सरकार में पंचदलीय के प्रधानमंत्री एक ही पार्टी का होता था, बिल्कुल, परंतु वो जिस तरह का विकास करते थे वो नगण्य था ना। तब यदि उस समय गांव में सड़कें बनाना होता था तो आधा पैसा जनता को लगाना पड़ता था। एक स्कूल भी बनाना हो, पंचायत भवन बनाना हो, सड़क बनाना हो, तालाब बनाना हो, जब तक 50% अनुदान या श्रमदान जनता नहीं करती थी तब तक विकास नहीं होता था। ये आपको अच्छे से ध्यान होगा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की थीम पे चलती है, जिसको मोदी जी ने सरल शब्दों में कहा, सबका साथ सबका विकास, और आज उसी गरीबी को, उनके लोगों की गरीबी को देखते हुए, क्योंकि पिछले की सरकार गरीबी हटाओ कहते रही पर कभी गरीबी हटी नहीं। और गरीबी कैसे हटी, उस चीज़ को मोदी जी ने करके दिखाया, जब हर एक को मकान देने का काम किया, गैस देने का काम, बिजली दिया, उनको पीने का पानी देने की चिंता की, शौचालय बना के देने का काम, गैस देने का काम किया, उनको आपका आयुष्मान कार्ड दे करके जिस तरह से चिंता सरकार ने करी। और अब इसमें क्या होता है कि देखिए, बहुत सारी योजनाएं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड 100% की होती हैं, कुछ योजनाएं 60-40 के रेशो में चलती हैं। तो डबल इंजन की सरकार होने का एक फायदा ये है कि जो केंद्र तय करता है वो स्टेट भी उसको फॉलो करता है। उदाहरण के लिए, यदि हमने 1 लाख आवास मान लो मध्य प्रदेश को दिया और मध्य प्रदेश की सरकार यदि दूसरी पार्टी की है, तो उसको ये लगता है ये नरेंद्र मोदी जी की या भाजपा की सरकार का नाम होगा, और इसलिए वो अपना जो 40% का ऐड करना है वो नहीं करती है, और उसके कारण आवास नहीं मिलते हैं। उदाहरण के लिए आप पंजाब आप देख सकते हैं, अब जहाँ से आप हैं पंजाब में आप देख सकते हैं, बंगाल आप देख सकते हैं, केरल देख, जहाँ जहाँ हमारी सरकारें नहीं है, गैर भाजपा सरकार, वहीं कहीं ना कहीं आपको इन योजनाओं के क्रियान्वयन में कमी दिखेगी। जैसे सम्मान निधि हम 100% देते हैं, पर उसके बावजूद भी वो सरकारें किसान को सम्मान निधि दिलाने का काम नहीं करती हैं। तो डबल इंजन की सरकार में पहले वो भी रहे हैं, आज मोदी जी भी कह रहे हैं, पर उन्होंने जिस तरह का लाभ नहीं दिया, आज मोदी जी में आप देख रहे हैं सरकार में हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे, पर उनकी सरकारें जनता के साथ भेदभाव कर रहे हैं, उनको लाभ नहीं दिला रहे हैं। और इसलिए मोदी जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बनाओगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा, आपकी चिंता होगी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों जगह होगी तो तेज गति के साथ आपका विकास होगा। आप देख भी रहे सारे देश की यही हालत है। ठीक, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े राज्यों में जीत प्राप्त की है, यहाँ पे भी जीत प्राप्त की है। सर, कई वादे और दावे किए जाते हैं चुनाव के समय में, भाजपा ने भी किए हैं, सभी पार्टियां करती हैं। क्या लगता है वो सारे जो दावे हैं, जब भाजपा ने जो भी वादे किए हैं लोगों के साथ, वो उसको पूरा करेंगे? इसमें कोई शंका की कोई गुंजाइश नहीं। मेरा भी इतना लंबा राजनीतिक जीवन है, जो मैंने आपने कहा ना कि मैं विधायक रहा, मंत्री रहा, आयोग का अध्यक्ष भी रहा, कांग्रेस की सरकार में भी एमएलए रहा, अपनी सरकार में मंत्री भी रहा। मैं इतना दावे से कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है जी, और जो कर सकती है वही कहती है। इसलिए कथनी और करनी में अंतर नहीं है, क्योंकि हमारी नीयत है, हमारी नीति ठीक है, हमारा नेतृत्व ठीक है, इसके कारण से कहीं कोई दुविधा नहीं है। जैसे अभी आप उठा लीजिए कि जब कहना नहीं चाहिए शिवराज जी मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो हमारे विरोधियों ने मध्य प्रदेश में खूब कहा कि अरे अब तो आपका भाई मुख्यमंत्री नहीं है, तो अब तो आपकी लाडली योजना बंद हो जाएगी या कहीं कुछ नहीं मिलेगा। पर आपने देखा कि कल 10 तारीख थी, कल सारी लाडली बहनों को किस्तें डली। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, जो कहती है वो करती है। मुख्यमंत्री कोई भी हो, पर योजना का क्रियान्वयन में कोई रोक नहीं होती है। ये आपके सामने उदाहरण है, और इसलिए जितनी योजनाओं पर हम बात करते हैं, और मैं इससे हट के कहना चाहता हूँ,
हमने जो वादे नहीं किए, भाजपा ने जो वादे नहीं किए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो वादे नहीं किए, उन कामों को भी करने का काम किया है, तो सवाल ही नहीं उठता कि जो वादा किया उसको पूरा नहीं करेंगे। तो इसलिए आज यही कारण है कि जनता के मन में विश्वास जागा है। मोदी जी ने जैसा कहा कि सबका साथ सबका विकास, जब सबका विकास किया तो जनता में विश्वास जगा और उनके विश्वास के कारण दोबारा 300 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जनता ने उसी विश्वास के आधार पर दी। और अब आप देखिए कि इस 5 साल में जो मोदी जी ने जिस तरह से सारे देश का विकास किया, आत्मनिर्भर सक्षम भारत बनने में किया, किस तरह से सारे गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबकी चिंता की, युवाओं की चिंता की, इस देश को इतने बड़े कोरोना के आपातकाल में उबार के निकाल दिया। आज सारे देश महंगाई से जूझ रहे हैं, पर आज भारत देश में वो महंगाई में जिस तरह के लोग चर्चा करते हैं, विरोधी कुछ भी कहें, पर आज सारे विश्व के हिसाब से लगाएं तो हम जो बड़े धनी देश हैं वो हमसे पीछे हो गए। आज की तारीख में मोदी जी का आप देख लीजिए, जहाँ 10वीं अर्थव्यवस्था थी 5वीं में आ गए और बहुत जल्द आपको 3 में से 1 अर्थव्यवस्था में भारत दिखेगा। ये मोदी जी के काल में संभव है, क्योंकि नीतियाँ ऐसी हैं, नेतृत्व अच्छा है और मोदी जी का नेतृत्व है, ऐसा सक्षम नेतृत्व है। और इसके कारण से भारत माँ हम कहें कि सोने की चिड़िया होगा या फिर से भारत विश्व गुरु बनेगा, उस दिशा में आज आगे काम कर रहे हैं। तो इसलिए कोई शंका इसमें होनी ही नहीं चाहिए। भाजपा व नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को टक्कर देने के लिए सियासी वो पूरी की पूरी जो विपक्ष है वो एक इंडिया नाम के नीचे इकट्ठी हुई है, आप उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप उसको इस दृष्टि से देखिए कि ये कहीं ना कहीं सब पर चोट पड़ी है, चाहे भ्रष्टाचार के कारण से कह लीजिए, उनके हितों का चिंता नहीं होने के कारण से। तो उनको लगता है कि मोदी के रहने से हमारी दुर्गति होगी, हम जो लूट का धंधा चलता था, जो घर पर सारे काम करते थे, जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त थे, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। और आज आप देखिए कि मोदी जी के इस कार्यकाल के 10 साल के कार्यकाल में एक भी आपको भ्रष्टाचार का उदाहरण किसी एक ना मिनिस्टर का ना सरकार का कहीं नहीं है। और इसलिए उनके हितों में चोट पड़ी है। जैसे सांप के पूंछ में पैर रख दो तो बिलबिलाता है, पलट के काटने का प्रयास करता है, तो उस तरह से हो रहा है। और इसको इस दृष्टि में भी आप ले सकते हैं कि जिसको ये कहें कि सारे दल एक होकर इसलिए काम करना चाहते हैं कि जैसा मैंने कहा कि उनके हितों पे चोट पड़ी है, इसीलिए सब मिलकर के वो मोदी जी को हराना चाहते हैं। पर ये नामुमकिन है। जनता जानती है कि किस तरह से मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर भारत को सक्षम भारत बना दिया, शक्तिशाली भारत बना दिया, वैभवशाली भारत बना दिया। आज देखिए कितना विकास चारों तरफ दिखता है। इतना ही नहीं, कल तक जो विदेश के लोग हमको भिखारियों का देश हिंदुस्तान कहते थे, हमारा देश में हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान ही होता था। आज मोदी जी के इन कामों के कारण आज सारे विश्व में मोदी जी का नाम हो रहा, सारा देश मोदी मोदी, विश्व मोदी मोदी कह रहा है, कितनी वो तारीफ कर रहे हैं। और मोदी है तो मुमकिन है, नारा ऐसे ही नहीं है। सारा विश्व आज मोदी जी की तरफ निहार रहा है कि मोदी जी आपके नेतृत्व में अब विश्व भी तेज गति के साथ विकास की ओर बढ़ेगा। और आज मोदी जी के कार्यकाल में जितना निर्यात आज हिंदुस्तान कर रहा है, पहले तो हम आयातक देश थे, आज निर्यातक देश बन रहे हैं। तो आप देखिए धीरे धीरे 10 साल के अंदर मोदी जी ने किस तेज गति के साथ काम किया है। इस तेज गति के कारण अब उन आंकड़ों पे नहीं जा पाएंगे कि किस तेज गति के साथ कोई एक क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें तेज गति के साथ काम नहीं हुआ है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, वो हेल्थ के क्षेत्र में हो, वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, वो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में हो, वो चाहे हमारे सेना के क्षेत्र में हो, चाहे नभ के क्षेत्र में हो। आप देखिए चंद्रयान 2 चला गया, 3 चला गया, आपका मंगलयान चला गया। पहले भी तो पहले भी हमारे पास वैज्ञानिक वही थे, सब थे, केवल एक लोगों को प्रोत्साहित करने की, लोगों को सुविधाएं देने की, लोगों को व्यवस्थाएं देने की, ये जो चिंता की। देखिए आप पिछला उदाहरण देख लीजिए कि परमाणु बम बनाने की सारी तैयारी करके रख ली गई, परंतु डर था कांग्रेस की सरकार में विस्फोट नहीं कर पाए जी। और यदि अटल जी नहीं आते तो क्या हो पाता? नरसिंह राव जी ने धीरे से पुर्जा दिया था कि मैं तो नहीं कर पाया, आप कर लो, और अटल जी डरे नहीं और किया। तो जो डरता है वो मरता है। भारतीय जनता पार्टी की जिंदा दिली है, देश के साथ कोई समझौता नहीं, देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं। ये चाहे अटल जी रहे कि वो जवाहरलाल नेहरू के समय पे वो बना है, वो जो चंद्रयान छोड़ा गया वो पहला वो नेहरू जी ने स्टार्ट किया। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, शुरुआत आपने सब करी, पर उसको जितना परिणाम पे पहुंचाना था वो बहुत गति धीमी थी। आज मोदी जी उन्हीं बहुत सारी योजनाओं को आगे लेके चल रहे हैं। कितनी योजनाएं जो कांग्रेस की सरकार के समय बनी पर क्रियान्वित नहीं हुई, वो केवल उसको वोट की राजनीति से जोड़ते थे। एक बार घोषणा करते थे, दूसरे बार जाकर के वहाँ पर भूमि पूजन करके आते थे, तीसरे बार जाकर के चूना डाल के आते थे, चौथे बार जाकर के फिर
अभी बिजली का खंभा तो खंभा डाल के आ गए, कहीं थोड़े खुदाई कर दिए। एक योजना के नाम पे 4 चुनाव को लड़ने का काम करते थे। और आज मोदी जी के समय जिस बात की घोषणा होती है उसका भूमि पूजन भी होता है और लोकार्पण भी उसी के कार्यकाल में होता है। ये तेज गति का विकास है। विपक्ष कहता है कि धर्म की राजनीति करती है भाजपा, भाजपा ईडी की राजनीति करती है, भाजपा सीबीआई की राजनीति करती है। आपके इसके बारे में क्या कहना है? आप जिस सीबीआई की बात करें, क्या मोदी जी को मुख्यमंत्री रहते हो, क्या कांग्रेस ने कभी उनका नहीं किया? पर क्या कभी तोड़फोड़ हुई? क्या कभी कोई आंदोलन हुआ? मोदी जी भी तो मुख्यमंत्री थे। हाँ। तो मोदी जी चुपचाप अकेले जाते थे क्या? उनके उस समय पर उनके खिलाफ सीबीआई और बाकी लोगों ने कार्रवाई नहीं करी? वेस्ट बंगाल में भी हुआ। देखिए सर, ये सभी स्वतंत्र निकाय है, अपना काम करते हैं। और आप देखिए जितनी जगह हुआ, क्या एक भी जगह गलत उदाहरण है? छापे पड़ते हैं तो क्या लाखों करोड़ों रुपए नहीं मिल रहे? क्या जिस जगह जा रहे हैं क्या वो क्या सारे ऐसे हैं कि सारे निर्दोष हैं? कहीं ना कहीं जब निकल के आता है कि इनके यहाँ पर इतना छापा पड़ा, इतना माल निकला, इतनी गड़बड़ी करी, ये तो पहले भी होता था। पर पहले मात्रा कम थी, आज इसकी संख्या ज़्यादा है। क्योंकि मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो जितने लोगों ने गड़बड़ी करी उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही, तो उसको कहते हैं कि हमारे खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो ऐसा नहीं है जी। ईडी सीबीआई पहले काम करती थी, पहले काम करने से रोक रहे थे, छापा मारने जाते थे, फोन चला जाता था, लोग लौट के आते थे जी। और आज मोदी जी ने स्वतंत्र कर दिया, आपकी जानकारी में जहां आता स्वतंत्र आप कार्रवाई करें। मोदी जी के कहने से नहीं करते। अब वो अधिकारी एक किसी का छापा पड़ता है तो एक दिन में नहीं पड़ता, 2-2 साल 3-3 साल उसका इन्वेस्टिगेशन विभाग करता है जी। आप भी अच्छे से जानते हैं, उसके बाद ही कार्रवाई होती है। एक तो ये हो गया। अब आपने कहा धर्म की राजनीति, अब आप बताइए क्या धर्म की राजनीति नहीं होना चाहिए? क्या धर्म की राजनीति होना चाहिए? अरे राजनीति में भी धर्म होना चाहिए, राजनीति का भी धर्म होता है। आप उसको आस्था कहें, वो ऐसा है, किसी टाइम राजनीति धर्म के नीचे थी, आज कुछ ऐसा लग रहा है कि राजनीति के ऊपर हो गया धर्म के ऊपर हो गई राजनीति। ये विपक्ष ज्यादा है। देखिए पहले भी राजा महाराजा होते थे तो धर्म गुरु होते थे, बिल्कुल थे, और धर्म गुरु जैसा कहते थे वैसा करते थे। इन पिछले काल में जब से प्रजातंत्र आया, अब आपके पास उस तरह के धर्मगुरुओं का लाभ लेना नहीं चाहते। प्रजातंत्र आया तो पहले राजा किससे पूछता था? धर्मगुरु से। आज की तारीख में सारी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं हम इतने शिक्षित हो गए पर संस्कारित नहीं हुए। अब देखिए हम एक समय जब हम अनपढ़ थे तो रामायण घर घर पढ़ी जाती थी, कोई सुनाने वाला होता था, एक हाथ पढ़ने वाला होता था, संस्कार होता था, चरित्र आता था। चरित्र कैसे आएगा? धर्म से आएगा, धर्म के आचरण से आएगा। तो जिसको कहा जाता है जो धारण किया जाता है वही धर्म है। तो अच्छा ही धारण करेंगे या गलत धारण करेंगे? ऐसा राजनीति में भी धर्म होना चाहिए। आप धर्म की राजनीति करेंगे, राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, मैं मान लिया, पर धर्म की राजनीति करनी ही पड़ेगी। और ये जो राजनीति है, ये जिसके बारे में इंगित करते हैं, आप बताइए राजनीति उन्होंने की है हमने की? सोमनाथ का मंदिर बना जी, तब जवाहरलाल नेहरू जी थे, क्या उस मंदिर में गए? तो तब से विरोध करते चले आ रहे हैं। पर उन्हीं के उस समय पे हमारे गृह मंत्री हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जाके काम किया। तो हमारे देश की आस्थाओं को जिन्होंने चोट करी, तो गुलामी के बाद हमको गुलामी के प्रतीक मिटाने चाहिए कि नहीं मिटाने चाहिए? गुलामी के बाद स्वतंत्र भारत है, तो स्वतंत्र भारत में हमारे जिस पे आस्था है हमको उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पहले राजा महाराजा करते थे। आप देखिए काशी का यदि हम जीर्णोद्धार की बात करें तो उसमें के जो राजा शासक होते थे उन्होंने क्या, धार के राजा थे परमारवंशी, तो इन्होंने उज्जैन का किया। तो राजा महाराजा पहले इनके पास धन होता तो करते थे। आज प्रजातंत्र है तो आज सरकार की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो जनता जिसको उसकी जो आस्था है, उनकी आस्था के मूल्यों का यदि हनन किया गया तो उनके बारे में विचार करें। और इसीलिए आज ये सारा धर्म के साथ साथ आस्था के साथ साथ विकास भी एक साथ तेजी के साथ चल रहा है। और जितने ये धर्म धारण कर लेंगे लोग, उतने अनाचार अत्याचार पापाचार जितने कम होगा, जितने हम संस्कारित हो जाएंगे, चरित्रवान हो जाएंगे, तो जितनी धाराएं जितने नए कानून बनाते हैं इनके बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने धर्म की बात की और माइंड की बात की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का वो वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और सर अयोध्या का निमंत्रण है जो श्रीमती सोनिया गांधी को भी मिला, अर्जुन खड़गे को भी मिला, उन्होंने ठकरा दिया। आप इसको कैसे देख रहे हैं? अब इसको उनका दुर्भाग्य कहें। और वो जाएंगे कैसे जी, और किस मुंह से जाएंगे कि जिन्होंने हमेशा राम के ऊपर सवाल उठाया, कहाँ के राम, कौन से राम, कहाँ पैदा हुए, किस कमरे में पैदा हुए, उसका इतिहास बताओ। अरे हमारा सनातन इतिहास इतने सालों का, राम का, कृष्ण का, इतने सारे लोगों का इतिहास है, और वो केवल बाबर का इतिहास लेके बात कर रहे हैं। अरे बाबरी मस्जिद माने किसके नाम की मस्जिद हुई? और बाबर के टाइम तो बनी नहीं होता, औरंगजेब ने बनाई थी, और वहाँ भगवान रामलला का जन्म स्थान है। आप बताइए हमारे आस्था के मूल्यों के साथ कोई खिलवाड़ करेगा
तो कांग्रेस ने तो हमेशा वकील 24 वकील खड़े करके विरोध किया, हमेशा उसका विरोध किया। अभी भी पिछले चुनाव साहब का नहीं साहब चुनाव हो जाने तो उसके बाद उसका निर्णय करना, उसके बाद उसकी चिंता करना, वो तो हमेशा हमारी आस्थाओं में चोट करते रही। कांग्रेस आज भी चोट कर रही है और वो जानते हैं कि वो किस मुँह से जाएंगे, क्योंकि उन्होंने विरोध किया था, हमेशा विरोध किया। अभी से नहीं, नेहरू जी के समय से कांग्रेस का इतिहास है। हर चीज अकेले घर में रह के सब पूजा पाठ करेंगे, और राजनीतिक रूप से चूंकि उनके आका कहीं ना कहीं दूसरे उसके हैं, इसलिए उनको खुश करने के लिए इनको मजबूरी बात करनी पड़ती है। बिसेन साहब, कोई ऐसा काम बताइए जिसको करने में राजनीति के समय में आपको बहुत संतुष्टि मिली हो, आपके अपनी पीठ थपथपाने की बात आ जाती है कि ये बात बिसेन आपने बहुत बढ़िया किया। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सा काम है जो आपके राजनीतिक कैरियर में, वैसे बहुत काम किए होंगे, कोई ऐसा जो काम करना कोई पिछली सरकार नहीं कर पाई, कोई पिछले लोग नहीं कर पाए, वो पॉलिटिकल लोग नहीं कर पाए, पर डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने वो काम कर दिया? देखिए, ये बड़ी लंबी सूची होगी। चलिए संक्षेप में बता दें। संक्षेप में मैं थोड़ा इतिहास में जाऊँ। मैंने कहा कि मैं डॉक्टरी करता था, लोगों के अभावग्रस्त जीवन को देखता था, तो उनकी आमदनी कैसे बढ़े इस पर मैं चिंता करता था। तब मैं एमएलए भी नहीं था, तो मैंने डेयरी खुलवाने का काम किया। लोगों की जब आमदनी बढ़ी, आज मुझे खुशी होती है। और जब बरघाट का विधायक था, लोग बिना मांगे उनको सब देने का काम। मैंने उस समय जल संरक्षण का सबसे बड़ा काम किया। आज एक भी गांव ऐसा नहीं हुआ, बरघाट विधानसभा क्षेत्र में आपकी लगी है, आप जाके देख लें, कोई एक गांव ऐसा नहीं जहाँ पर तालाब बनाना बाकी हो, सड़क बनाना बाकी हो, पुल पुलिया बनाना बाकी हो, स्कूल बनाना बाकी हो, पंचायत भवन बनाना बाकी हो, आंगनबाड़ी। एक तरह से एक संतुष्टि होती है जब सारे सरकार की योजनाओं को उतारने का काम किया, आमदनी बढ़ाने के लिए काम किया, मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय पालन। मैंने यहाँ तक कि मोती पालन तक का प्रशिक्षण कराया था इस क्षेत्र में। मशरूम, जो लोग आज कह रहे हैं, 30 साल पहले मशरूम का उत्पादन करता था, कोसा का उत्पादन मैंने स्वयं आज के 40 साल पहले कोसा का उत्पादन किया था कि किस तरह से हम सकते हैं। जैविक खेती के ऊपर मैं तब भी सारे लोगों से बात करता था, आज भी पुनः करता हूँ। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसको और बढ़ावा देने की बात करते हैं। तो मुझे संतुष्टि होती है कि जब व्यक्ति अपनी गरीबी से निकल करके आज वो 2 पैसा उसकी जेब में है, आज वो अपना अच्छा इलाज करता है, और सरकार ने सारी सुविधाएं दे दी। हम जिस समय काम करते थे, जिस समय प्रैक्टिस करते थे, उस समय तो कुछ नहीं था। इसलिए आज के इस अवसर पर मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने गांव गरीब उस किसान की चिंता की, उस मजदूर की चिंता की और उनको गरीबी से निकालने का काम किया। इन सारे काम को, क्योंकि मैंने अपनी जेब का पैसा नहीं लगाया, पर एक प्रतिनिधि होने के नाते उन योजनाओं को 100% नीचे उतारने के मैंने अपना प्रयास किया। और मुझे इस बात की खुशी होती है कि जो मेरी सरकार चाहती है, जो मेरा नेतृत्व चाहता है, मैं जिस नीति में काम कर रहा हूँ, जिस अंत्योदय पे काम कर रहा हूँ, जिसके कारण मैंने भाजपा ज्वाइन करी, वो मुझे सबसे संतुष्टि देती है। क्योंकि इसी मार्ग से हम निकल करके देश के लोगों को सुखी और मोदी जी का 2047 का भारत बनाने में मदद कर सकते हैं। और इसलिए मैं लोगों को वो सारी बात बताता हूँ। सुखी स्वास्थ्य कैसे रहोगे? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। और इसलिए हमको निरोगी बने, क्योंकि हम जिस शिक्षा से आए हैं वहाँ पहला सुख निरोगी माया। बीमार होने के बाद इलाज करना है, आज मोदी जी वही कर रहे हैं। आज गांव का सारे लोगों की चिकित्सा कराने का काम कर रहे हैं, उसको भी हम सारा जनता में जागृत करने का काम कर रहे हैं। और इसलिए आज यदि मैं काम कहूँ, जिनके अधूरे काम हमारे मित्रों से जो छूटे, आज सिवनी का रेलवे स्टेशन 10 साल से बनने के लिए पड़ा हुआ था। 2004 में अटल जी की सरकार में स्वीकृत हुआ था। आज मेरे कार्य में कंप्लीट होकर के आज बना, आज भव्य हमारा रेलवे स्टेशन बना। 10-15 साल से हमारा नेशनल हाईवे रुका पड़ा था। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, गडकरी जी हमारे उसके मंत्री बने और मैं सौभाग्य से सांसद बना। उस काम को हमने 2 साल के अंदर पूरा करा दिया। आज विश्व का वो पहला साउंड प्रूफ हमारा वो रोड है, वो पूरा हमारा वन भाग से जाने वाला मार्ग है। इस तरह से ऐसे काम तो कई वर्षों से रुके पड़े थे। कुछ नई योजनाओं में काम किया, ऐसी बालाघाट की योजनाएं कई रुकी पड़ी थी, चाहे वो रेल की हो, चाहे सड़क की हो, उन सारी चीज़ों पे काम किया। मैंने कहा कि मेरा कुछ नहीं, मेरी पार्टी का ही सारा कुछ है। मेरी पार्टी, मेरी सरकार, मेरा नेतृत्व जो काम देता है उस काम को आगे बढ़ाने का करता हूँ। पर खुशी इस बात की होती है कि हमारी जो नीति और नेतृत्व के साथ में भाजपा जो मैंने ज्वाइन किया था जी, आज उसको अपनी आंखों से पूरा होते देख रहा हूँ। और खुशी इस बात की है कि मैं भी राम मंदिर के लिए, मेरी सरकार में मैं 92 में एमएलए था जी, मैं भी जेल में गया था, वहाँ तक गया था। और जिसके कारण मैंने सरकार बन, तो सबसे बड़ी खुशी इसी बात की है आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। हम अपना जीवन मान के चल रहे कि मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि मैं मोदी जी की सरकार में एक सांसद के रूप में गया। अपने सामने अपने राम मंदिर को बनते हुए मैंने देखा। धारा 370 का कानून बनाने के लिए वोट देने का अवसर मिला। तो ये 2 काम ऐसे बड़े हैं जो हम जिस जीवन के लिए हम कभी सोचा नहीं थे कि सरकार में आएंगे, मेरे सांसद मंत्री बनेंगे। तब के समय काम करते थे, राम लाला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, और लोग कहते थे हमारा मजाक उड़ाते हैं, तारीख नहीं बताएंगे। अब तो 22 तारीख भी बता रहे हैं। ये जीवन का सबसे बड़ा एक जीवन का क्षण है जिसको मोदी जी के कार्यकाल में होने का अवसर है। 370
और हमारे ये 35 से कह लीजिए या राम मंदिर जिसके लड़ाई के लिए हम लोग उस समय पर नौजवान थे और काम पे लगे थे, आज अपनी आंखों से पूरा होते देख रहे हैं। आज आत्मा तृप्त है, मन प्रसन्न है और मोदी जी का बार बार अभिनंदन है। मेरा लास्ट सवाल है कि डॉक्टर डाल सिंह बिसेन के मन में बालाघाट के लिए, संसदीय क्षेत्र के लिए क्या है कि वो क्या करना चाहते हैं आने वाले 2024 में, 2025 में? वो क्या एक मन में किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, अपने लोगों के लिए क्या कुछ छुपा है जो उनके मन में है, वे वाले ले रहा है कि अगर सत्ता तो है लेकिन थोड़ी सी और मिल जाए तो वो कर दूं लोगों के लिए? देखिए, एक 5 में पूरे काम नहीं हो सकते जी। 2 साल हमारे कोरोना में चले गए जी, अंदर बहुत तेजी के साथ और विकास होता। अभी जो मेरा सिवनी से बालाघाट ये 4 लेन बने क्योंकि बहुत ट्रैफिक है जी, तो मैं इसके पीछे लगा हूँ कि ये हमको 4 लेन बालाघाट तक मिले। रजेगांव से लबादा तक आ गया है तो लबादा लालबर्रा क्षेत्र में आता है, वहाँ से लेकर सिवनी तक यदि आ जाए तो हमारे लोगों को सुविधा मिलेगी। एक ट्रेन लाइन के लिए मैं लगा हूँ कि अभी करोड़ी से लेकर कटंगी वाला जो भाग है से सिवनी रेल लाइन जुड़ जाए, सर्वे इसका हो गया है। ये यदि मिल जाए तो हमारे क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। एक प्रयास मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने रखा था कि पूर्व प्रधानमंत्री हमारे राम टेक्स प्रधानमंत्री हुआ करते थे, हमारे नरसिंह राव जी, उनके मन की उस समय की कल्पना थी कि कोटे गांव से रामटेक को जोड़े। तो एक मन में एक है कि यदि वो अवसर मिले तो उसको फिर से पूरा कराने की चिंता करें। कुछ और बाकी कुछ बालाघाट के बहुत सारे काम हैं, जैसे वहाँ पर अभी हमारे रेलवे 2nd लाइन बने क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो सर्वे हो चुका है। तो आने वाले समय में 2nd लाइन डले तो उस क्षेत्र से चूँकि बहुत मालगाड़ी चल रही है यहाँ, जहाँ पहले 2 साल पहले जब ट्रेन हमने स्टार्ट की तो ऐसा लगता था कि 2, 4, 5 गाड़ी जाएंगी, आज वहाँ पर 50 गाड़ियों का आना जाना है और इसके कारण इतना ट्रैफिक है। तो एक डबल लाइन बने। एशिया का सबसे बड़ा हमारा कापर की माइंस है, आज तक वहाँ पर कभी रेल लाइन नहीं गई, ट्रेन नहीं गई। कितना उससे फ्रेट मतलब निकाल करके शासन को लाभ मिलता। तो चेरी डोंगरी से आपके कापर माइंस को जोड़ा जाए तो सरकार को भी लाभ होगा, जनता को भी। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और भैया हमारा बहुत सुदूर आदिवासी क्षेत्र है, तो वहाँ के लोग रेल नहीं देखे हैं तो उनको रेल मार्ग मिल जाएगा और सरकार को भी लाभ मिलेगा, जनता को भी लाभ मिलेगा। इस तरह से मन में बहुत सारी चीज़ें, बिरसी हवाई पट्टी वर्षों से बनी पड़ी है, यदि वो हमारा और अच्छा हो जाए तो सीधे दिल्ली से लोग कान्हा नेशनल पार्क के लिए आ सकते हैं क्योंकि कान्हा नेशनल पार्क वहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। तो ये बहुत सारी चीज़ें अभी भी करना बाकी है। सवालों में भारत सरकार की भी है, मध्य प्रदेश सरकार की भी है। सवालों में एक सवाल और आ गया जी कि आपके संसदीय क्षेत्र में 4 विधायक आपके हैं भाजपा के और 4 विधायक कांग्रेस के, और टक्कर काफी नहीं हो जाएगी? टक्कर आने वाले समय, देखिए ये जो अभी चुनाव हुआ जिसको हम कह सकते हैं कि 4 विधायक, 2 विधायक तो हमारे केवल इसलिए चले गए कि हम बैलेट पेपर में हार गए, जीत गए थे, केवल बैलेट पेपर में हार गए। हमारे अधिकारियों की कुछ नाराजगी रही तो बैलेट पेपर में हमें वोट नहीं किया, 1/4 से भी कम वोट किया, इसलिए 200-250 के बीच में हारे, 954 के लगभग हारे। तो ये बहुत 2 मार्जिन से हार गए हम। और 2 सीटें बहुत वाकई में दुख है, हमारे दोनों मंत्रीगण उसमें हारे हैं। अब वो जो भी कारण रहा हो, पर मैं मान के चलता हूँ कि लोकसभा में वो इस तरह का निर्णय नहीं होगा, निर्णय अच्छा होगा। पिछला भी हमारे पास केवल 3 विधायक थे जी, सिवनी के 1 और बालाघाट के 2, ये 3 विधायक थे, बाकी 5 विधायक हमारे पास नहीं थे। और मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी, उनके विश्वास के कारण जनता ने मुझे 2,42,000 वोटों से जिताया। हम 8 में से 7 विधानसभा सीटों को लगभग ऐसा 20-20 हज़ार से जीते। सिवनी की 2 विधानसभाओं को हम लगभग 1,18,000 के लगभग से जीते जो सिवनी और बालाघाट को, और बालाघाट की 6 विधानसभाओं को भी 1,25,000 के लगभग ऐसा 2,42,000 से सीटों को जीता। उस समय पर भी हमारी सरकार भी नहीं बनी और केवल 3 सीट थी। आज तो हमारी सरकार भी है और सरकार की योजनाएं भी हैं, 4 सीटें भी हैं, 2 सीट बहुत मार्जिन से हम गए हैं। जो भी राजी नाराजगी कार्यकर्ताओं की रही होगी, पर मैं मान के चलता हूँ कि लोकसभा के समय पर वो नाराजगी जनता की नहीं रहेगी और मोदी जी के काम को और मोदी जी पर विश्वास करके जनता अच्छा निर्णय करेगी, मुझे विश्वास। समय में लोगों से सुना है, सिवनी के लोगों से और पूरे जिससे बात होती है मध्य प्रदेश के लोगों से, कि डॉक्टर डाल सिंह बिसेन में पार्टी में और लोगों के इसलिए बहुत पॉपुलर हैं कि इन्होंने थोड़े समय में काफ़ी काम किए अपने कार्यालय में जब इनके पास कैबिनेट का समय आया। ऐसे कौन से कार्य थे सर आपने जो किए? देखिए, मैं 2003 में, जैसा मैंने आपसे कहा था कि
90 के बाद मेरी यात्रा रही। 2003 में मैं उमा भारती जी के कार्यकाल में उन्होंने मुझे भरोसा करके मुझ पर वन परिवहन और खनिज मंत्री बनाया जी। मैं आपको एक जानकारी दूँ कि सिवनी और हमारा पूरा महाकौशल भाग जो है तेंदुपत्ता के लिए जाना जाता है। उस समय पर मेरे ही जिले के मंत्री हुआ करते हरबंस सिंह जी, वो वन मंत्री थे, चौलारी विधानसभा से होते थे, मैं बरघाट से विधायक था, वो भी चुनाव जीते थे। तो तेंदुपत्ता नीति में होता क्या था, मैं देखता था विपक्ष में रह के कि पूरे हमारे सारे कर्मचारी पूरे गर्मी भर मई जून अप्रैल पूरा काम करते थे और सारा करने के बाद भी केवल मुश्किल से तेंदुपत्ता बेचने के बाद केवल 1 करोड़ का प्रॉफिट होता था। तो मैं कह सकता हूँ कि वो मुझे जब मेरे को वन मंत्री बनाया और उमा जी ने प्रभार दिया और मुझसे कहा कि जरा विभाग की जरा गतिविधियों से मैं संतुष्ट नहीं, जरा इसको ठीक करो जी। मैंने सारी बैठक की और तेंदुपत्ता नीति मैंने फरवरी माह में बनाई। उस समय तक आचार संहिता लग गई थी। मैंने स्पेशल अनुमति लेकर के आपके आयोग से, निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी कि देखिए मुझे एक नई नीति बनानी और अन्यथा में 1 साल पीछे चला जाऊँगा। उस समय पर मैंने सारे व्यापारियों से, हमारे अधिकारियों से सब बैठक की। मैंने हरा तेंदुपत्ता तोड़ने की नीति बनाई। मैं कह सकता हूँ कि देश की पहली नीति थी जिसमें हमने तेंदुपत्ता तोड़ा और हमारा मुंशी तुरंत हमने ऑप्शन किया था। सारी जानकारी हम उसमें रख रखाव, उल्टाना पलटाना, सुखाना, जो जितना विभाग काम करता था सब बंद कर दिया। हमने पत्ता तोड़वाया, सीधे हमने तोड़ने वाले को पैसा दिया और सामने वाले को दे दिया। तो मैंने उसका ऑक्शन कराया। तो आप ताजुब करेंगे कि पहले ही साल में मुझे 16 करोड़ आया। क्या बात, अच्छा है। 16 करोड़, कोई पैसा खर्च नहीं, केवल ऑक्शन कर दिया, ऑक्शन करके केवल ऑक्शन कर दिया। और उसके बाद तेंदुपत्ता हमारे लोगों ने तोड़ा, हमारी जो वन समिति है उन्होंने तोड़ा, हमने उनको अच्छा पैसा दिया। तो 5 रुपये किड्डी मिलता था, हमने 30 रुपये का रेट दिया। 16 करोड़ आया, पत्ता हरा आया और हमने उनको तुरंत पलटा दिया, उनके मुंशी को दे दिया। अब उनका सुखाना पलटाना जो भी उनको करना होता था, गोदामीकरण सब किया। हमारा कोई खर्चा नहीं, बिना खर्च के 16 करोड़। दूसरे साल 35 करोड़, फिर तीसरे साल 65 करोड़, आज 1200 करोड़। उसी योजना से आज तक संचालित है। अब कभी इसके बारे में आप निकाल लीजिए, कभी विभाग से, कभी इंटरव्यू यदि आप करें फॉरेस्ट विभाग के, एक तो ये था। आज उसका परिणाम है कि मैं पूरे तेंदुपत्ता सहकारी समिति अपने क्षेत्र में अच्छा विकास कर रही है। हमारी सरकार भरपूर उनको पैसा दे रही है, उनको लाभांश दे, हजारों रुपया, पहले 2, 4, 5, 10 रुपया लाभांश नहीं मिलता था, आज 10, 5 रुपये नहीं, 2000, 5000, 10,000 तक लाभांश उस तेंदुपत्ता संग्रह को प्राप्त हो रहा है। इस नीति का परिणाम था। मैंने केवल एक चीज बता रहा हूँ आपको। ये थे डॉक्टर लाल सिंह बिसेन, संसद मेंबर बालाघाट से, जिन्होंने खुल के अपनी बात कही और आने वाले समय में इन्होंने बताया कि लोग मध्य प्रदेश के, पूरे देश के और बालाघाट के भाजपा पर ही भरोसा करेंगे। मिलते रहेंगे, समय समय पर इनसे बात करते रहेंगे। मैं लबास सिंगला, मेरे